नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आज की कक्षा में। आज अपने 15 जून 2025 को जो पीटीईटी 4 वर्षीय एग्जाम जो हुआ है, प्री बीएड जो बीए प्लस बीएड जो कोर्स होता है उसके लिए जो प्री एग्जाम है पीटीईटी 2025, उसका आयोजन आज हुआ है 15 जून 2025 को। तो उसकी अपने आज संभावित आंसर की पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे जीके वाले पार्ट पर। जीके से जो प्रश्न आए हैं आपके भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास से संबंधित, आज उन 50 प्रश्नों की हम बात करेंगे। और साथियों ये एक संभावित आंसर की है, तो आप अपने पेपर के साथ इसका मिलान कर सकते हैं। तो अपने शुरू करते हैं जीके का पार्ट। तो यहाँ इस पेपर के अंदर 101 नंबर प्रश्न से शुरू है। 101 से 150 तक आपके 50 प्रश्न थे जो जीके से आए हैं, राजस्थान जीके से, राजस्थान ज्योग्राफी, कला, संस्कृति और इतिहास से। तो आज अपने उसकी संभावित आंसर पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 ये इंडेक्स है। इसमें देखिए राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, तो इसके अंदर उड़ीसा सही उत्तर होगा। उड़ीसा ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्न में से किसने 15वीं शताब्दी में सत्रिय नृत्य से परिचित करवाया था? तो सत्रिय नृत्य है, यहाँ पर नाम पूछा गया है कि किसने इससे इस नृत्य से परिचित करवाया था। तो यहाँ नाम दिए गए हैं अल्लाह जिलाई बाई, दादू दयाल, शंकर देव, देवीलाल। तो इसमें शंकर देव जी ने 15वीं शताब्दी में सत्रिय नृत्य से परिचित करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। गंगा नदी के प्रारंभिक दो रूप, गंगा नदी दो नदियों भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम से मिलकर बनी है। दोनों ही नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं, भागीरथी भी तथा अलकनंदा भी। भागीरथी तो उत्तराखंड के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा जो है वो उत्तराखंड में ही सतोपथ हिमनद है। अलकापुरी जिला है उत्तराखंड का, अलकापुरी जिले में सतोपथ हिमनद से अलकनंदा का उद्गम होता है और उत्तराखंड के ही गंगोत्री नामक ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। अलकनंदा व भागीरथी दोनों मिलकर देवप्रयाग में मिल जाती हैं और यहां से ये गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा का प्रारंभिक रूप हम कह सकते हैं अलकनंदा और भागीरथी के रूप में। तो उसमें से अलकनंदा पूछा गया है, यहाँ पर ग्लेशियर पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये देखो राक्षसताल झील, सतोपथ हिमनद, नाग पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, सतोपथ ग्लेशियर। राज्य पूछा जाता तो उत्तराखंड होता, जिला पूछा जाता अलकापुरी जिला होता। यहां पर ध्यान रखिएगा, नाग पर्वत अजमेर के अंदर है, यहां से लूणी नदी निकलती है सागरमती नाम से। तथा राक्ष झील, ये राक्षसताल झील है, वास्तव में तिब्बत के अंदर है। यहां से सतलज नदी जो भारत की सिंधु नदी तंत्र की एक नदी है उसका उद्गम होता है। तो यहां पर सतोपथ हिमनद होगा अलकनंदा का। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान पर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जनवरी 2025 में आयोजन किया गया था? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, तो यहां पर भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजन किया गया था 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार का ओ स्मार्ट कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ओ स्मार्ट कार्यक्रम महासागरों से संबंधित है। महासागरों से, महासागर में मत्स्य पालन, महासागरों में तटीय रक्षा, बंदरगाहों के विकास, तो इन सभी की आर्थिक विकास की जिम्मेवारी, आर्थिक विकास के लिए प्रबंधन का कार्य ओ स्मार्ट कार्यक्रम के तहत किया गया है। तो यहाँ पर अपने ओ स्मार्ट में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका संबंध महासागरों से है। अगर ऑप्शन में ये आता बंदरगाहों से, तो बंदरगाह भी इसमें है, मत्स्य पालन भी है, समुद्री रक्षा भी है, तटीय रक्षा भी है। इन सबका आर्थिक प्रबंधन करने हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था ओ स्मार्ट। तो इसका संबंध महासागरों से है। अगला प्रश्न देखिए, कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर सीधा सा प्रश्न ये है कि कांगेर वैली नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर है। और आपको बता दें, जो यूएनओ की एक संस्था है यूनेस्को जो है वो कुछ एक
प्राचीन धरोहर स्थलों को अपनी सूची के अंदर शामिल करती है, जिनमें से कुछ एक जिले, कुछ एक वन आरक्षित क्षेत्र, कुछ एक राष्ट्रीय उद्यान, कुछ अभ्यारण्य शामिल रहते हैं। तो उनमें से ये कांगेर वैली नेशनल पार्क है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको स्थायी नहीं अस्थायी सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को की। और अस्थायी सूची के भी कौन से पार्ट में? प्राकृतिक श्रेणी की सूची में इसको शामिल किया गया है। तो यहां पर ये कांगेर वैली नेशनल पार्क बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित ये राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस राज्य में सिमिलीपाल संरक्षित जैव मंडल? सेम वैसा ही प्रश्न है, सिमिलीपाल। तो ध्यान रखिए, सिमिलीपाल उड़ीसा के अंदर स्थित है। सिमिलीपाल संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र उड़ीसा राज्य के अंदर है। डी ऑप्शन में दिया गया है उड़ीसा। 16वीं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चात निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में से किसको सर्वाधिक सदस्य किसके हैं? तो आपको पता होगा, अपने जो 2023 में राजस्थान राज्य की जो विधानसभा कार्यरत है वर्तमान में, ये 16वीं विधानसभा है जो 2023 में ये चुनाव हुए थे। तो यहाँ पर पूछा गया तीसरी पार्टी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, जो वर्तमान में सरकार है, 115 सीटों के साथ ये बहुमत में आई थी। उसके बाद 2 नंबर पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 69 सीटें प्राप्त हुई थी। तीसरी पार्टी यहां पर पूछा गया है तो आदिवासी पार्टी है, 3 सीटें प्राप्त हुई थी आदिवासी पार्टी को। तो यहां पर ए ऑप्शन में दिया गया है भारत आदिवासी पार्टी। ये ध्यान रखिएगा, दक्षिणी राजस्थान की पार्टी है। दक्षिणी राजस्थान में, राजस्थान के अंदर इसका दक्षिणी राजस्थान में काफी प्रभुत्व रहता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्रों में, क्योंकि राजस्थान का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान। तो राजस्थान में तीसरे नंबर पर आती है भारत आदिवासी पार्टी 3 सीटों के साथ। प्रोजेक्ट ईशान निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट ईशान भारत के अंदर यातायात, कौन से यातायात? वायु परिवहन से संबंधित, वायु यातायात से संबंधित, वायुयानों के यातायात को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो ईशान। तो ईशान हवाई यातायात प्रबंधन, वायुयान सेवाओं का सही तरीके से संचालन करने के लिए ये एक कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसमें होगा ए ऑप्शन, हवाई यातायात प्रबंधन। अगला प्रश्न है कठपुतली शैली। शैली है कठपुतली, कठपुतली शैली का नाच है पुतुल नाच। सभी जानते होंगे कठपुतली शैली को। उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के नाच हैं, जिसमें से एक नाच है पुतुल नाच। किस राज्य से संबंधित है पुतुल नाच? तो ध्यान रखिएगा, ये कठपुतली शैली पश्चिम बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। कठपुतली शैली के भिन्न भिन्न नृत्य पश्चिम बंगाल में है, जिसमें से एक नृत्य है पुतुल नाच। तो ये पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन मणिपुर, उड़ीसा, केरल, पश्चिमी बंगाल। तो डी ऑप्शन यहां दिया गया है, पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। तो गोडावण का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो सभी जानते होंगे, इसका नाम है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। ऑप्शन दिया गया है बी के अंदर, ये आपका सही उत्तर होगा, आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। ये गोडावण का वैज्ञानिक नाम है, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। किसे हराकर गुकेश दोमराजू सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में विश्व शतरंज चैंपियन बने? ध्यान दीजिएगा, गुकेश सभी जानते होंगे, भारत में अभी यहां पर इससे संबंधित 2 प्रश्न रहते हैं। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 2024 में भी खिताब जीता था और अभी वर्तमान में 2025 में भी खिताब जीता है। तो ध्यान रखिए, ये 2024 का पूछा गया है कि 2024 में गुकेश ने किसको हराया, किसे हराकर? तो 2024 में उन्होंने हराया था डिंग लिरेन को। तो 2024 में डिंग लिरेन, इन्हें हराया था। कहां के थे ये निवास, किस देश के थे ये चैंपियन? तो ये चाइना के शतरंज चैंपियन थे। तो चीन के डिंग लिरेन को 2024 में हराया था, पहली बार ये विश्व चैंपियन बने थे गुकेश। उसके बाद अभी वर्तमान में 2025 में दोबारा इन्होंने विश्व चैंपियन का खिताब जीता है, लेकिन इस बार इन्होंने किसको हराया? तो इसी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए के अंदर मैग्न कार्लसन। ध्यान रखिएगा, ये नॉर्वे के हैं, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, जिनको 2025 में गुकेश ने हराकर शतरंज की विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। लेकिन प्रश्न में 2024 का पूछा गया है, तो डिंग लिरेन होगा, और देश पूछा जाए तो ये चाइना के थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस मंदिर का राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? किन मंदिरों को आप जानते होंगे राजस्थान के खजुराहो? तो किराडू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है। मिनी खजुराहो की बात हो रही है, तो रामगढ़ बारां के अंदर है रामगढ़, वहां के मंदिरों को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। सीधा खजुराहो सभी जानते होंगे, बाड़मेर के किराडू के मंदिर। तो यहाँ रामेश्वरम महादेव, रामगढ़ भांडदेवरा, गरडिया महादेव और बाड़ोली, तो
ऑप्शन बी में दिया गया है रामगढ़, भांड, देवरा। इसको राजस्थान के मिनी खजुराहो की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के पंचगौरव एक कार्यक्रम है। पंचगौरव कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिलों के लिए क्रिकेट को पंचगौरव के रूप में सम्मिलित किया गया है? पंचगौरव राजस्थान में क्रिकेट से संबंधित एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिनमें से कुछ जिलों को पंचगौरव के अंदर शामिल किया गया है। प्रश्न ये है कि क्रिकेट के अंदर पंचगौरव कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो यहां ध्यान रखिएगा, बालोतरा एवं करौली, ऑप्शन ए जो दिया गया है, बालोतरा एवं करौली, इन जिलों को पंचगौरव में शामिल किया गया है। नागौर, भीलवाड़ा नहीं है, कोटा, चित्तौड़गढ़ नहीं है, जयपुर, अजमेर नहीं है, बालोतरा और करौली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस देशी रियासत से महारावल लक्ष्मण सिंह जुड़े हुए थे, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं? तो यहां पर नाम है महारावल लक्ष्मण सिंह। तो महारावल लक्ष्मण सिंह का संबंध यहां पूछा गया कौन सी रियासत से है, और इनकी एक विशेषता और भी है कि ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध डूंगरपुर रियासत से है। सी, ध्यान दीजिएगा, डूंगरपुर रियासत के राजा थे राजा महारावल विजय सिंह। इन विजय सिंह के पुत्र थे महारावल लक्ष्मण सिंह, जो उनके डूंगरपुर रियासत के उत्तराधिकारी थे और महारावल विजय सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो इनका संबंध है डूंगरपुर रियासत से, तथा ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो यहां महारावल सिंह के पिता का नाम भी ध्यान रखिएगा, महारावल विजय सिंह। इनका संबंध भी डूंगरपुर रियासत से है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। गौरी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? गौरी नृत्य है, एक लोक नृत्य है राजस्थान का गौरी। इसके बारे में कथन पूछे गए हैं, तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है यह लोक नाट्य कला की एक विधा है। ये ऑप्शन गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि गौरी एक लोक नाट्य नहीं है, ये एक लोक नृत्य है। तो एक ही कथन बताना है गलत, तो पहला ही कथन गलत मिल चुका है। ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है, ना कि लोक नाट्य। अगले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यह पुरुष तथा स्त्री दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सत्य कथन है। यह भील संस्कृति से जुड़ा है, बिल्कुल सत्य है, भीलों का एक लोक नृत्य है ये। यह मेवाड़ क्षेत्र से निकटता से जुड़ा है, बिल्कुल मेवाड़ क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। तो ये लोक नाट्य नहीं है, ये एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए होगा इसमें सही उत्तर। यह लोक नाट्य कला की एक विधा है, ये उत्तर सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन किशनगढ़ चित्रकला के संबंध में सही है? तो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, जब अपने को एक गलत कथन की पहचान करनी है, क्षमा कीजिए, सही कथन की पहचान करनी है कि कौन सा कथन सही है। पढ़ते हैं, यह राजस्थान लघु चित्रकला की एक विशिष्ट शैली है, जो मुख्यतः महाराजा सामंत सिंह के समय 18वीं सदी में विकसित हुई थी। ये गलत कथन है। रसिक प्रिया किशनगढ़ चित्रकला की प्रसिद्ध कृति है। एक बार इस क्वेश्चन को अपने स्किप कर रहे हैं, इसके ऊपर लास्ट में दोबारा चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में सही नहीं है? यूएनओ की एक संस्था है, यूएनओ की एक सहायक संस्था है, जो विश्व के अंदर पर्यावरण से संबंधित कार्य करती है, पर्यावरण से संबंधित नीतियां बनाती है। उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा पर्यावरण के संबंध में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है विश्व के अंदर। दूसरा ऑप्शन, इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्र सम्मिलित हैं। यह 2022 में बनाई गई थी। UNEA जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, 6 दिसंबर से 8 से 12 2025 तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय नैरोबी में आयोजित होगी। यहां पर आपको गलत कथन जो है वो गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, जो लास्ट कथन है ना, डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि अभी जो इसकी 2025 का कार्यक्रम होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का, दिसंबर में 2025 में जो कार्यक्रम होगा वो नैरोबी के अंदर होगा। ये कथन ठीक है बिल्कुल। यह 2012 में बनाई गई थी, ये भी कथन सही है, 2012 में इसका गठन हुआ था। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं, बिल्कुल ये भी सही कथन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा पर्यावरण के संबंध में निर्णय वाली सबसे बड़ी संस्था है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये भी सही कथन है। इस दृष्टि से देखें तो अपने को चारों कथन सही लग रहे हैं, लेकिन अगर अपने को बिल्कुल इनमें से उत्तम आंसर चुनना होगा तो अपने ए ऑप्शन चुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा पर्यावरण के संबंध में निर्णय लेने वाली
सबसे बड़ी संस्था है। ये आपका गलत कथन होगा, इसके अलावा बाकी चारों सही कथन है। हालांकि ये भी वैसे देखा जाए तो कथन सही है, लेकिन इससे अभी वर्तमान में यूएनओ के अंदर कई नई संस्थाएं बनाई गई हैं जो पर्यावरण से संबंधित कार्य करती हैं। तो अपने उस दृष्टि से इसको एक बार के लिए, क्योंकि संभावित उत्तर कुंजी है, तो उस हिसाब से अपने इसको एक बार सही ठहराते हैं कि आपका सही ऑप्शन ए होगा कि ये सबसे बड़ी संस्था है, क्योंकि ये सबसे बड़ी संस्था नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कौन से वर्तमान स्थान राजस्थान में प्राचीन सूरसेना साम्राज्य बनाते थे? आपको पता है राजस्थान का गठन जब हुआ है, राजस्थान राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है 1956 के अंदर, 7 चरण कंप्लीट होने के बाद। इससे पहले राजस्थान जो था वो रियासती क्षेत्रों में बटा हुआ था और राजस्थान के प्राचीन नाम हुआ करते थे, जैसे मेवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, राठ क्षेत्र, सूरसेन क्षेत्र, थली प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, जंगल प्रदेश, कांठल क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र। इस प्रकार राजस्थान के अलग अलग जिले अलग अलग प्राचीन नामों से जाने जाते थे। यहां पूछा गया सूरसेन क्षेत्र, आपको पता है पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले हैं, इनको सूरसेन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ ऑप्शन में ए ऑप्शन के अंदर है भरतपुर, धौलपुर, करौली, बिल्कुल सही उत्तर होगा। इससे पहले सूरसेन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था? 99वें संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नीति आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो इनमें से किसका प्रस्ताव रखा गया था, किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था? तो इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर अपने प्रश्न पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ आपको आंसर जो संभावित उत्तर होंगे उनके निशान लगा रहे हैं, सिर्फ ताकि आप अपना मिलान कर सकें पेपर के साथ और अपना अनुमान लगा सकें कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। फुल डिटेल की अपने इसमें बात नहीं करेंगे। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ टाइगर रिजर्व नाम दिए गए हैं और दूसरे राज्यों के नाम दिए गए हैं। देखिए, बांदीपुर कर्नाटक बिल्कुल ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में है टाइगर रिजर्व क्षेत्र। कान्हा मध्य प्रदेश में बिल्कुल ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश का है। मानस झारखंड, ये गलत है क्योंकि मानस है असम के अंदर, ये जैव आरक्षित क्षेत्र है असम के अंदर। उसके बाद मेलघाट महाराष्ट्र के अंदर, बिल्कुल ये भी सही कथन है। तो यहां पर आपका सी जो ऑप्शन होगा वो सही उत्तर होगा, मानस झारखंड, क्योंकि ये असम के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, यही कथन आ गया, बिल्कुल सत्य कथन है ये भी। वे संविधान सभा के एक सदस्य थे, बिल्कुल ये भी कथन ठीक है। उन्होंने प्रसिद्ध किताब इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी, ये गलत कथन है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, अर्थात आपका ऑप्शन कोई अलग हो सकता है। उन्होंने प्रसिद्ध किताब इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी, ये इन्होंने नहीं लिखी थी, ये अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम ने लिखी थी। तो ये इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, मौलाना अबुल थे। वे 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसमें इंडिया विंस फ्रीडम जो किताब का उल्लेख किया गया है, ये कथन गलत होगा, ये अपना ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा किसे कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी? तो जो राजस्थान का वन अधिकार अधिनियम 2006 था, इसमें जो पंचायती स्तर पर ग्राम सभा जो थी, ग्राम सभा को ये पावर दी गई थी, ये अधिकार दिए गए थे कि उन कानूनों के प्रावधानों को वो लागू कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट। तो ग्राम सभा, ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, ग्राम सभा के पास ये अधिकार था। 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत कानूनों में प्रावधानों को लागू करना। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 125 है, निम्न में से किस कार्यक्रम का आरंभ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा 2022 में प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय जीवन की रक्षा के लिए किया गया था? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो इससे पहले भूतपूर्व महासचिव थे वो थे बान की मून, वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो इनके द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था और
उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय जीवन की रक्षा किस प्रकार की जाए। तो उस कार्यक्रम का नाम पूछा गया है कि कौन सा कार्यक्रम है जो प्राकृतिक आपदाओं से मानव जीवन को रक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो उस कार्यक्रम का नाम था, देखिएगा, सभी के लिए पूर्व चेतावनी। यानी आपका पहला ही ऑप्शन यहां दिया गया है और ए ऑप्शन अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, ये आपका सही उत्तर होगा। ये कार्यक्रम शुरू किया गया था प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए या बचाव के लिए। उसके बाद अगला देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ग्रीन क्लाइमेट इनिशिएटिव, फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क नॉलेज प्रोग्राम। तो इनमें आपका सही उत्तर होगा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, यानी सभी के लिए पूर्व चेतावनी। अगला प्रश्न देखिए 126 नंबर, निम्न में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। यहां पर कुछ एक द्वीपों के चोटियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से अंडमान निकोबार पर कौन सी चोटी स्थित नहीं है? सैंडल चोटी बिल्कुल है, सैंडल चोटी ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और ये इन द्वीपों में से उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। 728 मीटर ऊंची ये चोटी है, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी। कोयोब चोटी बिल्कुल ये भी है, डियावोलो चोटी ये भी है, कामेट चोटी ये नहीं है, ऑप्शन डी कामेट चोटी ये अंडमान निकोबार पर नहीं है, ये उत्तराखंड के अंदर है और उत्तराखंड के अंदर हिमालय पर्वतमाला की एक चोटी है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ये चोटी है, कामेट और कामेट चोटी। तो कामेट चोटी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भुवन क्या है? तो भुवन एक कार्यक्रम है। ऑप्शन पढ़ते हैं। यह इसरो का एक भारतीय पोर्टल है जो विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण की मानचित्र आधारित जानकारी प्रदान करता है। बिल्कुल सत्य कथन है, ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर होगा। भुवन एक ऐसा कार्यक्रम है जो किससे संबंधित है? इसरो से। इसरो के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है जो छात्रों को, जो विद्यालय में छात्र अध्ययनरत हैं, उनको पर्यावरण से संबंधित जानकारी तथा मानचित्र जानकारी से संबंधित ये कार्यक्रम है। देखिए, जो विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण की मानचित्र संबंधी जानकारी प्रदान करता है और इसका संबंध ध्यान रखिएगा इसरो से है। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है। यह एक भारतीय खेल पोर्टल है, यह एक भारतीय पोर्टल है जो मौसम की जानकारी देता है, यह भारतीय पोर्टल है जो किसानों की जमीन की खातेदारी जानकारी देता है। तो ये इसरो का कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से 2019 में भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, किसे नहीं दिया गया था? 2019 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका जी को और नानाजी देशमुख को। इन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, प्रणब मुखर्जी बिल्कुल ठीक है, भूपेंद्र कुमार हजारिका बिल्कुल ठीक है, नानाजी देशमुख बिल्कुल ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ये सही उत्तर नहीं है। इनको 2019 के भारत रत्न पुरस्कार सूची में शामिल नहीं किया गया था। पसाला कृष्णा भारती, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, का संबंध किससे, निम्न में से क्या सही नहीं है? तो कृष्णा भारती, पसाला कृष्णा भारती, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, इनका संबंध किस बात से नहीं है? पढ़ते हैं ऑप्शन। पसाला कृष्णा भारती ने दलितों को शिक्षा को बढ़ावा दिया, बिल्कुल ठीक कथन है, दलितों की शिक्षा को बढ़ावा दिया था इन्होंने। ये अपना जीवन महात्मा गांधी के आदर्शों पर, बिल्कुल इनका जीवन आदर्श महात्मा गांधी के आदर्शों को मानकर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। यह ग्रामीण तेलंगाना में बैंकिंग व्यवस्था को उन्नत करने के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जानी जाती हैं। यह आंध्र प्रदेश से थी, ये भी बिल्कुल ठीक कथन है, डी वाला, आंध्र प्रदेश की थी और इनका हाल ही में निधन भी हैदराबाद के अंदर हुआ है। बी ऑप्शन भी ठीक है, ए ऑप्शन भी ठीक है, सी ऑप्शन गलत है, यानी अपना सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। यह ग्रामीण तेलंगाना में बैंकिंग व्यवस्था को उन्नत करने के लिए इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा 2001 में स्कूल एवं कॉलेज में विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो 2001 में स्कूल और कॉलेज में आकर बच्चों को पर्यावरण से संबंधित संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम का नाम था पर्यावरण मित्र कार्यक्रम। तो आपका ए ऑप्शन यहां दिया गया है, ये ऑप्शन सही है, पर्यावरण मित्र कार्यक्रम। पृथ्वी बचाओ कार्यक्रम नहीं है, प्रोजेक्ट पांडा नहीं है, नेशनल ग्रीन कॉर्प्स नहीं है, पर्यावरण मित्र कार्यक्रम ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा गीत गोवा से संबंधित है? गोवा का गीत, होरी, मंडो, पंखीड़ा, लमन, मंडो गीत। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, यहां मंडो गीत गोवा से संबंध रखता है।
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके दिए गए हैं उद्योगों के नाम दिए गए हैं, रेल से यान से संबंधित उद्योग हैं और सामने क्षेत्र दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? रेल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना अजमेर, ये गलत है, पहला ही गलत हो गया, क्योंकि भारत का रेल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना है चित्रंजन लोकोमोटिव कारखाना, पश्चिमी बंगाल के चित्रंजन नामक स्थान पर, ये अजमेर के अंदर नहीं है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, ये भी ठीक है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेन्नई में है, बिल्कुल ठीक है। तो रेल इंजन यानी लोकोमोटिव कारखाना ये अजमेर के अंदर नहीं है, ये चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स नाम से पश्चिम बंगाल में स्थापित एक कारखाना है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही उत्तर होगा। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों ने मिलकर यहाँ पर एक एसोसिएशन संस्थान स्थापित किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना इन्होंने दिल्ली में की थी, फिरोज शाह कोटला। तो इस यहाँ पर देखिए अल्फ्रेड पार्क कानपुर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, बिल्कुल बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। फिरोज शाह कोटला स्थान दिल्ली में भगत सिंह तथा उनके साथियों ने स्थापित किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था या अधिनियमित किया था? तो 1986 के अंदर, ऑप्शन ए में ही दिया गया है 1986। निम्न में से कौन सा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है? यहां पर भारत का उपग्रह, सीधा उपग्रह भी पूछ सकते हैं, निजी उपग्रह भी पूछ सकते हैं। भारत के कृत्रिम जो उपग्रह हैं वो 3 उपग्रह छोड़े गए हैं और उनके नाम है, जो भारत का पहला उपग्रह था उसका नाम था गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। तो 3 भारत के कृत्रिम उपग्रह छोड़े गए हैं, जिनका प्रथम उपग्रह का नाम था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री और अंतिम 2012 में छोड़ा गया था भारती। तो यहाँ निजी उपग्रह की बात हो रही है, तो निजी उपग्रह का नाम है फायरफ्लाई, यहाँ ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है फायरफ्लाई, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, CSIR NAL द्वारा हाल ही में कौन सा अगली पीढ़ी का प्रशिक्षु या प्रशिक्षक विमान बनाया गया है? तो अगली पीढ़ी का विमान हंसा NG के नाम से, ऑप्शन बी, हंसा NG नामक विमान बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन वे टू बोलपुर नामक चित्र के चित्रकार हैं? तो एक चित्रकारी है, बहुत प्रसिद्ध चित्रकारी है बोलपुर नामक, वे टू बोलपुर। तो इसके चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, के हेब्बार, लक्ष्मण पई। तो इसमें नंदलाल बोस सही उत्तर होगा। नंदलाल बोस वे टू बोलपुर नामक चित्रकार हैं, चित्रशैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने नौ सैनिक अभियान ला पेरोस 2025 का आयोजन किया है? तो नौ सैनिक अभियान ला पेरोस जो है 2025 का, ये फ्रांस, पेरोस और राजधानी है इसकी पेरिस, तो ए ऑप्शन फ्रांस के द्वारा ये आयोजन किया गया है, जिसका नाम था ला पेरोस 2025। इसको इस प्रकार ध्यान रख सकती हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसका नाम है ला पेरोस 2025। किस उपन्यास के लिए नागा लेखिका ईस्टर्न कीर ने 2024 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो नागा संस्कृति की एक लेखिका थी, उन्होंने ईस्टर्न कीर, लेखिका का नाम है ईस्टर्न कीर, इन्होंने 2024 का एक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। किस उपन्यास के लिए? तो उनके उपन्यास का नाम था स्प्रिट नाइट्स, ऑप्शन सी में यहां दिया गया है स्प्रिट नाइट्स, ये इनका उपन्यास था। किस वर्ष शिक्षा पर हारतोग समिति का गठन किया गया था? हारतोग समिति शिक्षा से संबंधित है 1929 में, बी ऑप्शन में दिया गया है 1929। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, पहले व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग राष्ट्र की जो मांग की थी, उस मांग का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इनके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही कथन है ये।
1929 में उन्होंने अहिंसक खुदाई खिदमतगार आंदोलन प्रारंभ किया था। बिल्कुल ठीक है, इनका एक आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था, उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। 1987 में वह पहले गैर भारतीय बने जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पहले भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था, जो गैर भारतीय, पहले गैर भारतीय थे। ये भी बिल्कुल ठीक है, उनको 1987 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत की संविधान सभा में केंद्र राज्य संबंधों पर बनी सलाहकार समिति के सदस्य थे, ये गलत कथन है, तो ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर होगा। भारत की संविधान सभा में केंद्र राज्य संबंधों पर बनी सलाहकार समिति के सदस्य ये नहीं थे। बागोद भीलवाड़ा स्थित त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है? तो बागोद भीलवाड़ा में ध्यान रखिएगा, यहां से मुख्य नदी गुजरती है बनास नदी। बनास नदी में एक नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है बेड़च नदी। हालांकि इसका नाम शुरुआत में आहड़ नदी होता है और ये उदयपुर के अंदर फतेह सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। और यहां से आ रही है मेनाल नदी, मेनाल। तो मेनाल नदी और बेड़च नदी दोनों नदियां बनास नदी में मिलती है एक ही स्थान पर, और वो है स्थान बागोद भीलवाड़ा। तो अर्थात बागोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बना, बनास का, बेड़च का और मेनाल का। तो यहां ऑप्शन देखिए, बनास, बेड़च, मेनाल, पहला ही ऑप्शन सही है बिल्कुल। बनास कोठारी गंभीरी, बेड़च मेनाल गंभीरी, बनास चंबल कोठारी, ये सब गलत हैं। तो बनास, बेड़च और मेनाल। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से मुख्य नदी बनास है, ये दोनों बनास की सहायक नदियां हैं, बेड़च तथा मेनाल, दाहिने तट पर आकर मिलती हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय थे और बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बने? ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो प्रारंभ में स्वतंत्रता सेनानी थे और जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे और आगे चलकर वो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी बनते हैं, तो उनका नाम था दौलतमल भंडारी। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है दौलतमल भंडारी। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा निभाई गई है? तो मनमोहन सिंह कौन कौन से पदों पर रहे हैं? तो देखिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ये तो ठीक कथन है, 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इसका मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य थे तभी प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, बिल्कुल ठीक कथन है। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये गलत कथन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ये अध्यक्ष नहीं रहे। भारत के वित्त मंत्री, बिल्कुल ये भी सही कथन है, भारत के वित्त मंत्री भी ये रहे हैं 1991 से 96 के दौरान, 1991 से 95 के दौरान जो कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी, एलपीजी, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। तो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे वो श्री मनमोहन सिंह जी थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस देश को जनवरी 2025 से ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई है? तो ब्रिक्स एक संगठन है, इसके अंदर अभी नवीनतम एक सदस्य देश शामिल हुआ है 2025 में। जो पहले अस्थायी सदस्य थे उनको अभी 2025 में पूर्णतया स्थायी सदस्यता दी गई है, वो देश है इंडोनेशिया। तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑप्शन में ही दिया गया है। क्षमा चाहते हैं, बीच में माइक में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण थोड़ा विघ्न हो गया। तो यहां अपने बात कर रहे थे 145 नंबर प्रश्न की कि जनवरी 2025 में ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता, स्थायी सदस्यता इंडोनेशिया को प्रदान की गई है, तो इसमें इंडोनेशिया सही उत्तर होगा। राजस्थान की गाय की किस किस्म को ICAR में पंजीकृत किया गया है? तो सांचोरी गाय की एक नस्ल है राजस्थान में, जिसको अभी ICAR में 2022 में पंजीकृत किया गया है। तो यहां सांचोरी ए ऑप्शन में ही दिया गया है, सांचोरी गाय। विंध्यन क्रम की शैलों का सही क्रम पहचानिए। तो विंध्यन क्रम मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला का उसमें क्रम बताना है कि कौन कौन सी चोटियां या क्षेत्रों का सही क्रम है।
तो यहाँ पर है आपका दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ झारखंड से संबंधित है, ये नहीं होगा। सेमरी, कुरनूल, मलानी, ये बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका होगा, यानी सेमरी क्षेत्र, कुरनूल क्षेत्र और मलानी क्षेत्र। कश्मीर, बारामूला, अनंतनाग, ये तो हिमालय से संबंधित हैं। जबलपुर, छोटा नागपुर, शिमला, ये शिमला भी हिमालय पर्वतमाला से संबंधित है। छोटा नागपुर झारखंड के अंदर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल सही क्रम होगा सेमरी, कुरनूल और मलानी। ब्रिटिश शासन के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक चीफ कमिश्नर प्रांत था? जब भारत पर ब्रिटिश शासन था उस समय चीफ कमिश्नरेट प्रांत कौन सा था? तो अजमेर। अजमेर में चीफ कमिश्नर प्रांत के रूप में अजमेर का नाम आता है, तो बी ऑप्शन अजमेर। निम्नांकित में से शहरों का कौन सा समूह मौर्य साम्राज्य के 5 बड़े राजनीतिक केंद्रों का प्रतिनिधित्व करता है? मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र कौन से हैं? तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तौसाली और स्वर्णगिरी। ऑप्शन ए में यहां पर आपके दिया हुआ है, आपके चेक कर लीजिएगा कि कौन से ऑप्शन है। तो यहां पर आपका उत्तर होगा पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तौसाली, स्वर्णगिरी। ये आपके मौर्य साम्राज्य के 5 बड़े राजनीतिक केंद्र थे। अंतिम प्रश्न है, दक्षिणी भारत में लाल लेटेराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी फसल के समूह को आसानी से उगाया जाता है? लाल लेटेराइट मिट्टी अर्थात लेटेराइट मिट्टी समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों पर पाई जाती है और प्रायद्वीपीय भारत में पठारी भूमि को छोड़कर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं? तो काजू, चाय, कॉफी, ये सारी फसलें होती हैं। तो यहाँ गेहूं, ज्वार, गन्ना ये नहीं है। चाय, रबर, नारियल, काजू, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चाय की फसल भी होती है, रबर, नारियल और काजू। कपास, बाजरा ये नहीं होते, ये बाजरा तो शुष्क क्षेत्र की फसल है। चावल, दाल, तेलीय बीज, मक्का ये भी नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, चाय, रबर, नारियल और काजू। ये आपका जो आज 15 जून 2025 को 4 वर्षीय बीएड, जो बीए प्लस बीएड का कोर्स होता है, उसके लिए जो प्री एग्जाम होता है पीटीईटी एग्जाम, तो 4 वर्षीय पीटीईटी एग्जाम की संभावित आंसर की आज आपके साथ चर्चा की है। उम्मीद है आप सभी का जो एग्जाम है वो अच्छा गया होगा, और अगर किसी कारणवश आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप अपने हौसले बनाए रखिए। और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कोचिंग संस्थान है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, न्यू शेखावाटी क्लासेज नियर बस स्टैंड। तो आप आकर एक बार विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपको शिक्षण दिया जाएगा और एकदम आपकी सिलेक्शन की फुल गारंटी ली जाएगी। एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई कक्षा के अंदर, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।